इस लेक्चर में हम देखेंगे सारी आइडियोलॉजीज, है ना, जितनी भी विचारधाराएं हैं वो सारी हम इसी लेक्चर में देखेंगे। एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि हम कौन कौन सी विचारधाराओं को इसमें देखने वाले हैं। एक तो हम देखेंगे उदारवाद, नव उदारवाद, रूढ़िवाद, समाजवाद, और समाजवाद की हम टाइप्स देखेंगे, विकासात्मक, क्रांतिकारी, 5, 6, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे साम्यवाद, आदर्शवाद, मार्क्सवाद, नव मार्क्सवाद, फासिस्टवाद, प्रजातिवाद, सत्तावाद, सर्वाधिकारवाद, साम्राज्यवाद, साम्राज्यवाद देखेंगे। इसके बाद देखते हैं क्या, अराजकतावाद, गांधीवाद और नारीवाद। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे उदारवाद क्या होता है। हम जितनी भी विचारधाराएं हैं उनका कोर आइडिया समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और उनके थिंकर्स हैं वो देखेंगे। हम कोशिश करेंगे कि सारा एक ही वीडियो में समराइज हो जाए और इजी वे में हमें समझ में आ जाएगा। तो जो उदारवाद है, उदारवाद क्या है। तो सबसे पहले इस सिद्धांत में क्या होता है, इस विचारधारा में जो मानव होता है उसको क्या माना जाता है, विवेकशील प्राणी माना जाता है, विवेकशील। ठीक है, अब ऐसा क्यों इसमें मानव को विवेकशील प्राणी माना जा रहा है, जरूरी थोड़ी है कि इसी के ऊपर फोकस करो, कुछ और भी हो सकता था। लेकिन आप जानते हैं जैसे रूसो, हॉब्स, लॉक, रूसो, ये सारे थे, इन्होंने क्या बताया, मानव की प्रकृति बताई थी। तो इसी प्रकार इस विचारधारा में मानव की जो प्रकृति है वो क्या है, विवेकशील है, और वो उसमें तार्किक क्षमता है, अपनी सूझबूझ से वो काम कर सकता है। ठीक है, मेन आइडिया इसका है। और ये ज्यादा फोकस किस चीज पे करते हैं, इनका फोकस रहता है लिबर्टी यानी स्वतंत्रता पर। ठीक है, व्यक्तिवाद पर, व्यक्तिवादी हैं ये, व्यक्ति को सबसे इम्पोर्टेंट मानते हैं। और जो स्टेट को ये क्या मानते हैं कि स्टेट जो है ना व्यक्ति के लिए है, सहमति का परिणाम है और व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति स्टेट के लिए नहीं है। ठीक है, ये अहस्तक्षेप के समर्थक हैं, सॉरी, ठीक है, लेसे फेयर स्टेट के समर्थक है, यानी कि जो स्टेट है ना उसका कम से कम इंटरफेयर होना चाहिए व्यक्ति के जीवन में। ठीक है, और उदारवाद जो है हमेशा जुड़ा रहता है पूंजीवाद से, तो ये पूंजीवाद के समर्थक हैं। स्टेट का कम हो गया इंटरफेयर व्यक्ति के जीवन में, तो बचा कौन, लोग बचे, वही फिर सब कुछ डिसाइड करेंगे, तो क्या है, पूंजीवाद के समर्थक रहते हैं। इसके थिंकर्स देख लेते हैं। इसके थिंकर्स हैं, सबसे पहले है J.S. मिल, T.H. ग्रीन। इनके थिंकर्स याद रखना बहुत जरूरी है।
एजेलास्की हो गए और आर.एच. टॉनी। ये लोग क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि ठीक है राज्य कम से कम इंटरफेयर करे, लेकिन ये राज्य की सकारात्मक भूमिका की बात करते हैं। अभी सकारात्मक भूमिका मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अभी हम एक और जो विचारधारा देखेंगे उसमें राज्य की सकारात्मक भूमिका की बात को भी वो लोग डिनाई करते हैं, है ना। पॉजिटिव रोल होता है स्टेट का, यानी कल्याणकारी राज्य जो है, ये बोलते हैं कि राज्य को कल्याणकारी तो होना ही चाहिए। ठीक है, कल्याणकारी किस तरीके से होना चाहिए कि जैसे कोई व्यक्ति है, अब वो अपना फूड अरेंज नहीं कर पा रहा, उसके पास घर नहीं है, तो राज्य क्या है ये चीज उसको प्रोवाइड कराए। ठीक है, सुविधाएं लोगों को प्रोवाइड कराए, हेल्थ प्रोवाइड कराए। तो कैसे पॉसिबल होगा ये, कि जो रिच लोग हैं उन पे क्या लगाओ, टैक्स लगाओ। ठीक है, उससे क्या होगा कि जो पुअर लोग हैं या बाकी के जितने भी लोग हैं उनके लिए आप सुविधाएं दे पाओगे, इंफ्रा दे पाओगे। तो ये हो गया हमारा उदारवाद। आपको ध्यान रखना है ये क्या करते हैं, टैक्स का ये फेवर करते हैं और कल्याणकारी राज्य का फेवर करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है नव उदारवाद। अब आप जैसे कि देख सकते हो ये है उदारवाद, ये है नव उदारवाद। तो ये उदारवाद के बाद आया होगा और उसने कुछ ना कुछ उदारवाद में ही सुधार किया होगा। तो ये क्या है, हस्तक्षेप का समर्थन तो करते हैं, यानी कि लेसे फेयर स्टेट की बात तो ये करते हैं, लेकिन ये बोलते हैं कि ये तो सेम हो गया उदारवाद का और नव उदारवाद का, बट उदारवाद में क्या था, कल्याणकारी राज्य होना चाहिए, कल्याणकारी राज्य होना चाहिए। वेलफेयर स्टेट की बात थी उदारवाद में, वेलफेयर स्टेट की बात थी। लेकिन हम देख रहे हैं नव उदारवाद, तो नव उदारवादी बोलते हैं कि नहीं, वेलफेयर स्टेट को हम नहीं मानते, वेलफेयर स्टेट नहीं होना चाहिए, लोगों पे टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि मेहनत कोई और करे और टैक्स लगा के सुविधाएं किसी और को दो। तो उन्होंने बोला कि टैक्स नहीं, कल्याणकारी राज्य नहीं। इसके विचारक हैं, इसके विचारक में सबसे पहला है F.A. हियक, आइजिया बर्लिन, आइजिया बर्लिन, मिल्टन फ्रीडमैन, मिल्टन फ्रीडमैन। ठीक है, और है रॉबर्ट नोजिक। और नव उदारवाद से आप मान सकते हैं कि एलपीजी आया, एलपीजी को आप इससे जोड़ के देख सकते हैं। नेक्स्ट यही कर लेते हैं, ओके कलर चेंज। नेक्स्ट है हमारा रूढ़िवाद। देखो उदारवाद से आपको समझ में आ रहा होगा ये कुछ लोग उदार प्रवृत्ति के होंगे, और रूढ़िवाद से आप समझ पा रहे होंगे कि ये रूढ़िवादी होंगे या फिर थोड़ा सा रिजिड टाइप के होंगे। तो हम देख लेते हैं ये लोग क्या करते हैं कि प्राचीन काल से यानी पहले से जो चला आता है ना उसी को ये बढ़िया मानते हैं। कहते हैं जो चीजें पहले से चली आ रही है, पहले से कोई रूढ़ी हो गई, प्रथा हो गई, कोई राजनीतिक सामाजिक आर्थिक विचार हो गया, कुछ भी हो गया, पहले से जो चला आ रहा है वही सही है। क्यों सही है, वाई, बिकॉज वो क्या है, टेस्टेड है। ठीक है, यानी कि उसको पहले हम देख चुके हैं, समझ चुके हैं और उसको हमने आजमाया हुआ है। तो ये कहते हैं कि नए विचारों को मत लेके आओ, है ना, न्यू के ये उसका विरोध करते हैं। क्यों, क्योंकि इसको हमने आजमाया हुआ नहीं है, क्या पता ये विचार अच्छा होगा कि नहीं होगा, ये चेंज अच्छा होगा कि नहीं होगा। तो ये क्या करते हैं, बोलते हैं कि चेंज मत लाओ, क्या बोलते हैं, चेंज मत लाओ। ठीक है, और खासकर चेंज यदि थोड़ा बहुत तो आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है तो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन रेडिकल चेंज के तो ये बिल्कुल खिलाफ है। रेडिकल चेंज तो बिल्कुल नहीं चाहिए इनको। क्या है, रेडिकल चेंज इन्हें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जैसे रेडिकल चेंज जैसे कि कोई क्रांति के बाद आप एकदम से चेंज ले आए, तो ये इसके खिलाफ रहते हैं। और ये क्या मानते हैं कि कोई भी समाज जो है ना, सोसाइटी जो है, सर्वगुण संपन्न नहीं है, संपन्न नहीं है, यानी कि परफेक्ट नहीं है। ये इंसान को क्या मानते हैं, इम्परफेक्ट मानते हैं, और कहते हैं वो जैसा है वैसा ही ठीक है।
क्यों? क्योंकि कोई चीज परफेक्ट नहीं है तो हम कहते हैं कि सोसाइटी में ये विचार जो है अच्छा नहीं है। तो वो कहते हैं कि ऐसे तो हर कोई विचार अच्छा नहीं होगा, सोसाइटी कभी भी परफेक्ट हो ही नहीं सकती, क्योंकि ह्यूमन जो है ना इम्परफेक्ट होता है। ठीक है, अब इसके जो विचारक हैं, थिंकर्स हैं, सबसे पहले हैं इसमें डेविड ह्यूम। डेविड ह्यूम, ठीक है। एडमंड वर्क हो गए, एडमंड वर्क हो गए। और है इसमें माइकल ऑक्सफोर्ड। मैं जब आपको समुदायवाद पढ़ा रही थी तब ये थिंकर आए थे, तब मैंने आपसे पूछा था कि ये माइकल ऑक्सफोर्ड है, ये किस चीज से और रिलेटेड है। तो ये क्या है? रूढ़िवादी विचारक है माइकल ऑक्सफोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट। अब है सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो विचारधारा है वो है समाजवाद। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है क्या? समाजवाद। सोशलिज्म। अब हम समझते हैं इसकी, हमें क्या है ना, एक अच्छी सी डेफिनेशन हम देखेंगे जिसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होए ना, और फिर हम इसके कुछ टाइप्स भी देखेंगे। क्या होता है? सोसाइटी होती है ना, सोसाइटी होती है। सोसाइटी में क्या होता है? उत्पादन होता है। अब उत्पादन यानी कि जो प्रोडक्शन हुआ उसका वितरण भी होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और विनियमन होगा। ठीक है, रेगुलेशन होगा, सॉरी विनिमय होगा, एक्सचेंज। तो उत्पादन, वितरण, विनिमय, इन सब इनके जो साधन होते हैं ना, इन सब साधनों पर किसका स्वामित्व होना चाहिए? किसका स्वामित्व होता है? सार्वजनिक, सार्वजनिक स्वामित्व और नियंत्रण होता है। ठीक है, सार्वजनिक स्वामित्व और नियंत्रण होता है, यानी कि उत्पादन, वितरण और विनिमय के जो साधन है उन पर सार्वजनिक स्वामित्व और नियंत्रण होना चाहिए, यानी कि इसमें प्राइवेट नियंत्रण या प्राइवेट कंट्रोल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समाजवाद। अब समाजवाद के टाइप्स देखेंगे हम। तो एक होता है विकासात्मक समाजवाद। विकासात्मक समाजवाद क्या है? समाजवाद आपको पता ही है, ये किसके अपोजिट रहता है? पूंजीवाद के। पूंजीवाद में सारा कुछ कंट्रोल कौन करता है? प्राइवेट लोग करते हैं, मार्केट करता है। और समाजवाद में कौन करेगा? ये स्टेट करेगा, सार्वजनिक होगा, पब्लिक करेगी। तो विकासात्मक में क्या होगा? ये बोलते हैं कि आप कोई भी चेंज ला रहे हो ना, यानी कि समाजवाद स्थापित कर रहे हो, समाजवाद स्थापित कर रहे हो तो कैसे करो? धीरे धीरे करो, लोकतांत्रिक तरीके से स्थापित करो, लोकतांत्रिक तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया समाजवाद। इसमें और कुछ नहीं है, बस यही है कि धीरे 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 आप जो है समाजवाद को लेके आओ। ऐसा नहीं कि आपने एक ही बार में क्रांति कर दी है ना, एकदम मार काट धाड़ करके आप समाजवाद लेके, अगर ऐसे नहीं, आप लोकतांत्रिक तरीके से, लीगल वे से आप समाजवाद लेके आइए, है ना। और इसके विचारक देखेंगे हम, किसके? इसके विकासात्मक समाजवाद के विचारक हैं एडवर्ड वनस्टाइन। वनस्टाइन हो गया, सॉरी राइटिंग थोड़ी खराब है। सिडनी वेव, बीट्रिस वेव। देखो यदि ऑप्शन में आ यहाँ ये भी वेव हो गया, ये भी वेव हो गया, तो हमें लगता है कि दो में से एक कोई वेव होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये सिडनी वेव, बीट्रिस वेव। ठीक है, इसके बाद में है बर्नार्ड, बर्नार्ड शॉ। इसके बाद में आप देखोगे, एक तो सिडनी वेव हो गया, एक और सिडनी आएंगे इसमें, सिडनी ओलिवियर, सिडनी ओलिवियर। ठीक है, ग्रहम विलास, ग्रहम विलास, ओके। GDH कोल। इनका एक कोट बहुत फेमस है कि समाजवाद एक ऐसा वो हो गया है, एक ऐसा टोप है जिसने, जिसे सबने पहन पहन के उसका रूप क्या है, विकृत कर दिया या बिगाड़ दिया है, ऐसा इन्होंने बोला। किसने बोला? GDH कोल ने बोला। एक और है इसमें जॉर्ज
जॉर्ज ऑरवेल। ठीक है, अब इसके बाद में विकासात्मक समाजवाद देख लिया हमने, इसका एक और प्रकार है वो भी हम देखेंगे। एक और है वो देखेंगे हम, क्रांतिकारी समाजवाद। ठीक है, क्रांतिकारी समाजवाद में क्या होता है, क्रांतिकारी समाजवाद, जैसा कि आप समझ रहे होंगे विकासात्मक समाजवाद में क्या हो रहा था, धीरे धीरे लोकतांत्रिक तरीके से हम समाजवाद की स्थापना कर रहे थे। क्रांतिकारी समाजवाद में क्या होता है, ये बोलते हैं कि समाजवाद की स्थापना के लिए यदि आपको समाजवाद लाना है तो क्रांति उसमें मस्ट है, यानी कि आपको क्रांति करना ही पड़ेगी, बिना इसके समाजवाद नहीं आ सकता। तो ये जो आप देखोगे क्रांति की बात कौन करता है, मार्क्सवाद करते थे। ये किससे जुड़े हैं, ये वाले जो विचारक हैं मार्क्सवाद से जुड़े रहेंगे, और अधिकांश वही रहेंगे जो मार्क्सवाद के विचारक हैं। तो आप देख लीजिए इसके विचारक भी, कार्ल मार्क्स हो गए, एंजल्स हो गए, वी.आई. लेनिन हो गए, रोजा लग्जमबर्ग हो गए। ठीक है, ये वही रहेंगे जो आपके उसमें थे, और माओ हो गए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं साम्यवाद। जब समाजवाद की बात होती है तो साम्यवाद भी हमें समझ में आना चाहिए, इसमें कभी कभी हमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, तो हमें समझना है कि ये समाजवाद का ही एक टाइप है, वह समाजवाद की उन्नत अवस्था है। ये उन्नत अवस्था, आप कह सकते हैं कि ये चरम अवस्था है, चरम अवस्था है किसकी, समाजवाद की। ये समाजवाद की चरम अवस्था है। इसमें क्या होगा, साम्यवाद में कोई वर्ग भेद नहीं होगा। ठीक है, कोई वर्ग नहीं होगा, निजी संपत्ति नहीं होगी, यानी कि तो एक्सट्रीम लेवल आ गया ना, ये क्या है, एक्सट्रीम लेवल है, एक्सट्रीम लेवल ऑफ सोशलिज्म है ये। क्या है, निजी संपत्ति नहीं होगी, कोई पुरानी संस्था या मान्यता नहीं होगी। क्यों, क्योंकि क्रांति से तो पूरा चेंज ही हो गया ना, आप क्रांति लेके आ गए। क्रांति का मतलब क्या होता है, आपने एकदम से रेडिकल चेंजेस कर दिए, पिछला कुछ बचा ही नहीं। जब वर्ग भेद नहीं होगा, संपत्ति नहीं, कुछ नहीं, तो क्या होगा, स्टेट भी नहीं होगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, क्या कि इसमें वर्ग भेद नहीं होगा, यानी कि इसमें कोई क्लास नहीं होगा, स्टेट नहीं होगा, नो क्लास एंड नो स्टेट। ओके, तो ये हमारा साम्यवाद हो गया। अब हम देखेंगे साम्यवाद और समाजवाद में क्या डिफरेंस है। इसके लिए हम न्यू स्लाइड लेंगे, क्या है, इसको थोड़ा अच्छे से समझना जरूरी है। हाँ, पिंक कलर, ओके। समाजवाद हो गया, ये हो गया हमारा समाजवाद, ये हो गया हमारा साम्यवाद। ठीक है, इन दोनों में क्या अंतर है, तो समाजवाद कहता है हरेक से, यानी कि समाजवाद और साम्यवाद में क्या हो गया कि व्यक्ति सारे मिलकर काम करेंगे, यानी कि उत्पादन, वितरण, विनिमय के साधन जो है सब पे स्वामित्व किसका हो गया, सार्वजनिक स्वामित्व हो गया। जब सार्वजनिक स्वामित्व हो गया तो सभी लोग मिलकर काम करेंगे। ठीक है, पूंजीवाद में क्या होता है कि व्यक्ति अपना काम खुद के हिसाब से करता है और वो सारी चीजें खुद से मैनेज करता है। इसमें क्या बोल रहे हैं कि सब कुछ जो रेगुलेट करेंगे वो सभी मिलके करेंगे, तो काम भी सब मिलके करेंगे। तो ये इसमें समाजवाद हम देखेंगे हर एक से अपनी क्षमता के अनुसार, और इसे क्या है, उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी कि उसके क्षमता के अकॉर्डिंग क्या होगा, कार्य कराया जाएगा। कार्य कैसे किया जाएगा, क्षमता के अनुसार, ये हो गया कार्य। ठीक है, और उसको दिया क्या जाएगा, कार्य के अनुसार, यानी कि आप ऐसे समझो जिसने जितना काम किया उसको उतना ही मिलेगा। चलो पेमेंट को लेके बात करते हैं हम। ठीक है, एक्स है और वाई है। एक्स ने 1 घंटे काम किया, वाई ने 2 घंटे काम किया, 1 घंटे का पेमेंट 100 रुपए है, तो इसको कितना मिला, 100 रुपीज। इसको कितना मिला, 200 रुपीज, यानी कि जिसने जितना काम किया उसको उतना ही मिलेगा। ठीक है, अब लेकिन साम्यवाद में ऐसा नहीं होता। अब हम देखते हैं कि साम्यवाद कैसे अलग है, कुछ तो अलग होगा ना साम्यवाद में। साम्यवाद में क्या होता है कि काम तो व्यक्ति से, जो वर्क है कैसे लिया जाएगा, क्षमता के अनुसार लिया जाएगा, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है,
लेकिन उसको दिया कैसे जाएगा? उसकी नीड के अकॉर्डिंग। कैसा? उसकी नीड के अकॉर्डिंग, काम क्षमता के अनुसार दिया जाएगा उसको, उसकी आवश्यकता के अनुसार। जैसे मान के चलो कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो चल फिर नहीं सकता ठीक से, उसके हाथ पैर वर्क नहीं करते, एक्स है, ठीक है, और एक है बाई। बाई हेल्दी व्यक्ति है, अनहेल्दी, ये काम नहीं ज्यादा कर सकता, तो इसने 1 ही घंटे काम किया, इसने 2 घंटे काम किया, पर इसको नीड क्या है? ज्यादा है, इसको नीड है 200 रुपए की, इसको कितने की है नीड? इसकी मान के चलो 100 रुपए की है, और इसको 200 रुपए की नीड है। काम इसने कितना किया है? 1 घंटे किया है, इसने 2 घंटे किया है। तो आप देखो काम के अकॉर्डिंग इसका पेमेंट कितना बनेगा? 100 रुपए। इसका पेमेंट कितना बनेगा? 200 रुपए। अब साम्यवाद क्या कहता है कि भले ही उसने काम कम किया, ठीक है, यदि उसकी नीड ज्यादा है तो आप उसको ज्यादा दे दो, भले उसने काम ज्यादा किया, उसकी नीड कम है तो आप उसको कम दे दो। अब आप देखो क्या ये आपको व्यवहारिक लगता है? क्या कोई ऐसा करेगा खुशी खुशी? नहीं करेगा। तो ये है साम्यवाद, ठीक है, और ये है समाजवाद। समाजवाद में आपकी कैपेसिटी इक्वल वर्क इक्वल आपको दिया जाएगा गिवन, ठीक है। इसमें कैपेसिटी जितना आपने वर्क किया और देंगे ये नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास आदर्शवाद। आदर्शवाद क्या होता है? ये कहते हैं कि ये जो पूरा वर्ल्ड है ना, यानी कि जो पूरी दुनिया है, विश्व है, ये काय से बना है? ये कहते हैं कोई मटेरियल से नहीं बना, यानी कि मटेरियल मतलब जड़ पदार्थ से नहीं बना। जड़ पदार्थ से क्या है? ये नहीं बना। तो फिर कैसे बना है ये बताइए? तो ये बोलते हैं कि पूरा जो विश्व है, वर्ल्ड है या जगत है, इसकी समस्त जो वस्तु है, जो सब कुछ है, वो क्या है? जड़ पदार्थ नहीं बल्कि चेतना से बना है। किससे बना है? कॉन्शियसनेस से बना है, चेतना से बना है ये। अब आप देखोगे, जबकि मार्क्स क्या बोलते थे? मटेरियल बोलते थे, जड़ पदार्थ से बना है, जड़वाद या भौतिकवाद। तो और ये क्या बोल रहे हैं? चेतना। तो ये क्या हो जाएंगे? इनके अपोजिट हैं, यानी कि ये इनके आलोचक हो गए। आदर्शवादी क्या बोलते हैं कि भौतिकवाद या जड़वाद से नहीं बना, चेतना से बना है, यानी कि ये जड़वाद और भौतिकवाद के आलोचक रहेंगे। तो ये हो गया हमारा। इसके हम थिंकर्स देखेंगे। इसके थिंकर्स हैं इमैनुअल कांट, इसके आदर्शवाद के, इमैनुअल कांट, ठीक है, और हेगल हो गए, ग्रीन हो गए आपके, और बोसांके, इनका नाम है बर्नार्ड बोसांके। अब इसके बाद हम देखेंगे मार्क्सवाद। मार्क्सवाद को आप बस एक मार्क्सवाद का आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे ना, तो मार्क्सवाद आपको बहुत इजी लगेगा। मार्क्सवाद क्या है? देखो, मार्क्स बोलते हैं कि कोई भी सोसाइटी होती है, क्या बोलते हैं? कोई भी सोसाइटी है, सोसाइटी में ना दो क्लास होते हैं, हमेशा दो क्लास रहेंगे। दो क्लास रहेंगे, अपर मान लो, लोअर मान लो। एक्चुअली में ये होता तो सर्वहारा बुर्जुआ है। एक पूंजीपति, पूंजीपति एक वर्ग हो गया, एक हो गया क्या? कामगार वर्ग, जो कि काम करता है, मजदूर वर्ग है। तो इनके बीच में हमेशा संघर्ष रहेगा, वर्ग संघर्ष, इसको बोलेंगे वर्ग संघर्ष। तो जहां जहां मार्क्स आएंगे, किसी भी विचारधारा में आएंगे, वो मार्क्सवादी विचारधारा में, तुलनात्मक राजनीति के मार्क्सवादी विचारधारा, कोई भी विचारधारा में वो आएंगे, तो हमेशा वो वर्ग संघर्ष को साथ में लेकर आएंगे। क्या? वर्ग संघर्ष। यानी वो तो कहते हैं कि क्लास दो ही होते हैं सोसाइटी में, एक तो पूंजीपति होते हैं और एक काम करने वाले कामगार क्लास होती है। इसके अलावा कुछ नहीं होता। और बाकी का इसकी डिटेल में जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये बाकी चीजें हम जब मार्क्स पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। बस आप इस विचारधारा को समझो कि क्या कहते हैं। कहते हैं कि हमेशा संघर्ष होता ही रहता है।
और फिर ये संघर्ष बाद में क्या है, क्रांति को जन्म देता है। तो फिर पूंजीवाद से क्या हो जाएगा आपका समाजवाद, समाजवाद से साम्यवाद हो जाएगा। ठीक है, और थिंकर्स में हम देखेंगे एक तो खुद मार्क्स ही आ जाएंगे आपके, और एंजल्स आ जाएंगे, वी.आई. लेनिन आ जाएंगे। ठीक है, हम जब नेक्स्ट लेक्चर में किसी में इन तीनों के अंदर भी तुलना करेंगे कि ये तीनों मार्क्सवाद को किस तरीके से मानते हैं। एंजल्स नहीं, मार्क्स, लेनिन और माओ, इनकी तुलना करेंगे, मार्क्स की, लेनिन की और माओ की तुलना करेंगे। ठीक है, अब मार्क्सवाद हो गया। अब देखो कि नव मार्क्सवादी क्या बोलते हैं। अब नव मार्क्सवादी है तो कहीं ना कहीं मार्क्सवाद से संबंधित तो ये होंगे ही, तो इसके लिए हम पिंक सिलेक्ट करेंगे। कौन सा नंबर था, जो भी, नव मार्क्सवाद। इसमें ये क्या बोलते हैं कि जो आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जो स्तर है ना, लेवल है सोसाइटी में, वहाँ क्या करते हैं, प्रभुत्व और पराधीनता, यानी कि एक क्लास दूसरी क्लास पे कैसे अपना प्रभुत्व स्थापित कर रही है। ठीक है, पराधीनता कैसे, इसका ये विश्लेषण करते हैं। और फिर क्या करते हैं, ये मानव मुक्ति के उपायों पर विचार करते हैं। ये मानव मुक्ति के उपायों को देखते हैं। तो इसके विचारक हैं, आपने देखा होगा मार्क्सवाद में वो रीजन नहीं देते प्रभुत्व का, पराधीनता का, लेकिन ये लोग रीजन दे रहे हैं। और विचारक इनके हैं थियोडोर एडोर्नो हो गए एक आपके, और मैक्स। इसके नव मार्क्सवाद के जो थिंकर्स ही ज्यादा इंपोर्टेंट हैं, अरखाइमर और लुई अल्थुजर, एरिक फ्रॉम हो गए, जयपाल सात्र हो गए, हर्बर्ट मार्क्यूज हो गए, और यूर्गेन हेबरमास हो गए। ठीक है, ये इसके थिंकर्स हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फासिस्टवाद या फांसीवाद। फांसीवाद क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले तो आप समझ ही गए होंगे, ये मानवता विरोधी है, शांति विरोधी, प्रगति विरोधी, यानी कि ये इंसान के लिए तो है ही नहीं है विचारधारा। इसमें क्या होता है कि ये कोई एक विचारधारा होती है, उसको सब पर थोपते हैं। ठीक है, अपनी मनमानी करते हैं। इसके एग्जाम्पल आप देखोगे, मुसोलिनी थे इटली में, मुसोलिनी कहाँ थे, इटली में थे। यानी कि ये किसी और विचारधारा को समझते ही नहीं है, इनकी खुद की विचारधारा ही सबसे इम्पोर्टेंट होती है। और आप देखोगे हिटलर थे, कहाँ थे, जर्मनी में थे। तो ये फांसीवाद, यह फांसीवादी विचारधारा। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे प्रजातिवाद। तो इसमें भी आप देखो कि किसी विशेष प्रजाति के लोग है ना, किसी विशेष प्रजाति के लोग अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं बस, और सर्वश्रेष्ठ, और बाकी सबको कहते हैं कि नहीं आप लोग तुच्छ हो, या उनको ये क्या करते हैं, दमन करने की धारणा रखते हैं, उनसे घृणा करते हैं, उनका दमन करने की धारणा और उनसे घृणा करते हैं। ये आप समझ ही गए होंगे, हिटलर ने भी यही किया था जर्मनी में। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ मैं आपको, जो व्हाइट पीपल होते हैं, व्हाइट रेसेस वाले, यानी कि श्वेत जो लोग हैं, वो क्या करते थे, अश्वेत लोगों के साथ में भेदभाव करते थे, है ना, और अपनी प्रजाति को क्या मानते थे, सर्वश्रेष्ठ मानते थे। नेक्स्ट देखेंगे हम सत्तावाद।
सत्तावाद में क्या होता है कि किसी सत्तारूढ़ गुट का, है ना, ऐसा कोई गुट हो या ऐसा व्यक्तियों का समूह जो सत्ता में होना चाहिए, यानी कि जो सत्ता में इस टाइम पर जो व्यक्ति है उसी की विचारधारा को सर्वश्रेष्ठ मानना। क्या मानना? सर्वश्रेष्ठ। और कोई क्वेश्चन रेज नहीं कर सकते आप, है ना, उसकी विचारधारा को सर्वश्रेष्ठ मानोगे, कोई क्वेश्चन जो है आप रेज नहीं कर सकते हो, सही हो गलत हो आपको वो सब मानना पड़ेगा, इसको बोलते हैं सत्तावाद। नेक्स्ट है सर्वाधिकारवाद। ये क्या होता है? ये एक ऐसी विचारधारा है इसमें स्टेट की जो शक्ति है ना, राज्य की स्टेट की शक्ति है, उसको एक जगह केंद्रित करने की बात करते हैं, एक जगह केंद्रित करने की बात करते हैं, और लोगों के जीवन पे, लोगों की जो लाइफ है ना, पूरा नियंत्रण, फुल कंट्रोल रहता है इनका। ठीक है, तो ये होगा सर्वाधिकारवादी, यानी कि ये अपने आप को ही सुपीरियर समझते हैं, उसके अलावा कोई विचारधारा, कोई भी अन्य विचार इन पर काम नहीं करता, और ये पूरी शक्ति को अपने हाथों में केंद्रित रखते हैं। नेक्स्ट है साम्राज्यवाद। ये क्या है? कि ऐसा कोई राष्ट्र जिसकी एक महत्वाकांक्षा है, इच्छा है, किस चीज की इच्छा है इसकी, कि दूसरे देशों के, है ना, दूसरे देशों के प्राकृतिक और मानवीय, क्या प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित कर लूं, क्या कर लूं? नियंत्रण स्थापित कर लूं, और फिर अपने देश का विकास करूं, अपने देश का विकास। जैसे कि ब्रिटेन हो गया, क्या इंडिया के रिसोर्सेस थे, है ना, उन पे पूरा कंट्रोल कर लिया, यहाँ से कच्चा माल ले आते थे ब्रिटेन में, विकास कहाँ का कर रहे थे? अपने देश का कर रहे थे, तो ये है साम्राज्यवाद। इसके बाद में एक आती है एक विचारधारा अराजकतावाद, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो अराजकतावाद, अराजकतावाद क्या होता है? ये बोलते हैं कि राज्य जो है ना, राज्य तो होना ही नहीं चाहिए, यानी कि व्यक्ति की लाइफ में उसको जो करना है करने दो, स्टेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जो है इतना सक्षम है कि अपना भला बुरा वो देख सकता है। जब राजनीति में व्यक्ति अपने आप सब कुछ कर सकता है, इसका मतलब ये क्या बोलेंगे कि व्यक्ति को अच्छा मानते हैं, विवेकशील प्राणी मानते हैं ये व्यक्ति को। ठीक है, न्यायवादी मानते हैं कि व्यक्ति अपने आप में हमेशा अच्छी बातें करता है, अच्छे काम करता है, और ये कहते हैं स्टेट नहीं होना चाहिए। अब इनका एक फेमस स्टेटमेंट है, राज्य एक अनावश्यक अनावश्यक बुराई है, राज्य एक क्या है? अनावश्यक बुराई है। ठीक है, अब एक और आपको इससे देख के कुछ याद आ रहा होगा, एक स्टेटमेंट और रहती है, राज्य एक आवश्यक बुराई है। क्या है? आवश्यक बुराई है। ठीक है, तो इसको मैं अभी हम बाद में इसको देखेंगे, पहले हम इसी को समझते हैं। आवश्यक अनावश्यक बुराई कहते हैं कि भाई बुराई है और अननेसेसरी है, वो तो होना ही नहीं चाहिए। तो ये क्या बोलते हैं? व्यक्ति को ही इम्पोर्टेंट मानते हैं, इनके लिए व्यक्ति सबसे अच्छा है, स्टेट होना ही नहीं चाहिए। और दूसरा, जब स्टेट के मना कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे कि व्यक्ति पे कोई बल प्रयोग भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि स्टेट ही नहीं है तो बल प्रयोग क्यों? क्योंकि व्यक्ति तो खुद ही इतना अच्छा है, वो तो सारी चीजें अच्छी अच्छी ही करेगा, बल प्रयोग नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि निजी संपत्तियां नहीं होनी चाहिए। क्यों? निजी संपत्ति होगी तो व्यक्ति पे लालच आ जाएगा ना, व्यक्ति इतना अच्छा है कि सबके साथ मिलजुल के रह रहा है, निजी संपत्ति की जरूरत ही नहीं है। ये कहते हैं क्या होना चाहिए? सामुदायिक स्वामित्व। क्या होना चाहिए? सामुदायिक स्वामित्व होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो जहां निजी संपत्ति आती है वहां व्यक्ति जो है अच्छा नहीं रहता, तो कहते हैं निजी संपत्ति नहीं होना चाहिए। अब देखो, राज्य का आवश्यक बुराई है, ये धारणा किसकी है? ये बोलते हैं व्यक्तिवादी। व्यक्तिवादी जो व्यक्ति को इम्पोर्टेंट मानते हैं ना, वो कहते हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, यानी कि राज्य बुराई तो है लेकिन उसकी नीड भी है, वो जरूरी भी है, क्योंकि वही व्यक्ति के जो अधिकार है उनकी रक्षा कर सकता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम इसके अराजकतावाद के थिंकर्स देखते हैं।
अराजकतावाद के थिंकर्स हैं विलियम गॉडविन, हो गए, पी.जे. प्रूडो हो गए, ठीक है, मिखाइल बाकुनिन हो गए, मिखाइल बाकुनिन हो गए, पीटर क्रोपटिकन हो गए, इसके बाद में ये क्या है ना, हमें थिंकर्स याद होना जरूरी है क्योंकि डेफिनेशन समझ में आ गई, ठीक है, उसका कोर आइडिया समझ में आ गया, फिर चाहे एग्जामिनर कितना भी घुमा दे हम क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन थिंकर्स तो याद करने वाली चीज है ना, तो थिंकर्स हमें याद होना ही चाहिए। जॉर्ज सोरेल हो गए, लियो टॉल्स्टॉय हो गए, इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छे हमारे इंडिया के महात्मा गांधी जी हो गए, है ना। अब महात्मा गांधी जी की बात आई है तो अब हम गांधीवाद भी देख लेते हैं, चलो छोटा सा ही है, यही देख लेते हैं। गांधीवाद है क्या? तो जो गांधी जी के जो विचार है ना, उस पर आधारित विचारधारा है पूरी। गांधी जी के विचार जो है, क्या विचार है गांधी जी के, जैसे देखो अहिंसा हो गया, सत्य हो गया, है ना, ये सारे विचार गांधी जी के जो विचार है उन पर आधारित गांधीवाद हो गया। अब है एक और विचारधारा है अभी नारीवाद, उसको और देखते हैं, बस ये लास्ट है। तो नंबर नहीं पता, चलो जो भी है, नारीवाद। अब नारीवाद क्या होता है? सबसे पहले तो ये बोलती हैं कि पुरुष प्रधान समाज में नारीवाद यानी कि जो स्त्रियां हैं उनका शोषण होता रहा और हमें किसी ने पूछा नहीं। नारीवाद वाले बोलते हैं कि स्त्रियों को किसी ने पूछा नहीं, तो सबसे पहले तो देखो एक पुरुष प्रधान समाज के प्रति विद्रोह करेंगी, यानी कि उनके अगेंस्ट रहेंगे, ठीक है। दूसरा, एक क्या चाहेंगे, स्त्रियों के शोषण का अंत हो, का शोषण नहीं हो। कैसा नहीं हो शोषण? लैंगिक आधार पर, यानी कि वो यदि स्त्रियां हैं इस आधार पर उनके साथ में कोई जो है भेदभाव ना हो। और एक किस चीज की बात करेंगे ये लोग? फीमेल और मेल जो है समान है, ये इस चीज की बात करेंगे, ठीक है। तो हमारी सारी विचारधाराएं कंप्लीट हो गई हैं। यदि आपको लग रहा है कि कोई रह गई हो तो आप कमेंट करके बताएं, और आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कुछ भी सजेशन हो या कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।